भारत में मौसम ने लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। गुंजन, ठंड चूंकि लगातार बढ़ गई है, ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। देखिए, एक तरफ पारा डाउन हो रहा है तो वहीं प्रदूषण फिर से लौट आया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। जहां एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो दूसरी ओर राजधानी प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ते जा रहा है। यानी दिल्ली वालों के लिए डबल अटैक का अलर्ट है। आज सुबह दिल्ली का AQI 418 दर्ज किया गया। अधिकतर इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार ही रहा। सबसे गंभीर हालात जहांगीरपुरी में दर्ज किया गया है। वहां AQI 466 से भी ज्यादा है, जबकि आनंद विहार में स्तर 465 है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश, बुखार, खांसी और अस्थमा की शिकायत हो रही है। इन मुश्किलों से दिल्ली को आजादी दिलाने की कोशिशें लगातार हो रही है। दिल्ली में दम घुटने वाले प्रदूषण की वजह से सांसों पर लगे आपातकाल से छुटकारा दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बीती रात से ही दिल्ली में गंभीर हालात को देखते हुए ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ ही साथ फॉग भी देखने को मिल रहा है और फॉग के साथ स्मॉग भी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अक्षरधाम टेम्पल के पास और आप यहां पर देख सकते हैं विजिबिलिटी कम है। दरअसल कोहरा भी है और कोहरे के साथ यहां पर स्मॉग यानी पॉल्यूशन भी है। दरअसल एक तरफ तो मिनिमम टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री सुबह के वक्त पहुंच गया और वहीं AQI दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया और AQI 400 के पार जाते ही ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। यानी आज से फिर से जो BS3 और BS4 पेट्रोल की गाड़ियां हैं और डीजल की गाड़ियां हैं उनके चलने पर रोक लग गई है। कई स्कूलों ने छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है। जिस तरीके से पिछली बार जब 400 के पार AQI गया था तो उस वक्त ग्रैब 4 लागू किया गया था, लेकिन मौसम और फिर इन पाबंदियों की वजह से AQI 200 के आसपास आ गया था, तो उसके बाद ग्रैब 4 हटा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से 400 के पार AQI पहुंच गया है। लेकिन इस बार AQI के साथ साथ दिल्ली की सर्दी भी दिल्ली और NCR के लोगों को परेशान करने वाली है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कर्तव्य पथ, जहां इंडिया गेट धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। देखिए कर्तव्य पथ से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर आज सुबह खराब हुई है। बीती रात से एयर क्वालिटी जो है कई जगहों पर दिल्ली NCR में 400 और उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जो आप हेज देख रहे हैं। वैसे तो कोहरे का मौसम है और धीरे धीरे आने वाले सप्ताह में कोहरा घना होगा, जिसके चलते विजिबिलिटी जो है प्रभावित होगी। हालांकि वैसे ही कर्तव्य पथ पर जो आप देख रहे हैं विजिबिलिटी अभी फिलहाल 1 किलोमीटर से थोड़ी कम है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी विजिबिलिटी कोहरे का असर दिखाई देगा। लेकिन इसी कोहरे के साथ धुआं यानी जो स्मॉग की स्थिति है उसके चलते दिल्ली NCR में हवा की जो गुणवत्ता है उस पर असर पड़ा है। यहां तक इंडिया गेट पर अगर आप देखेंगे तो एक घनी सी चादर दिखाई दे रही है धुएं की, कोहरे की, और इसके चलते दरअसल इस समय हवा नहीं चल रही है, विंड स्पीड बिल्कुल नहीं है और इसी मेट्रोलॉजिकल फैक्टर के चलते जो सस्पेंडेड मटेरियल हैं, जो भी PM10 है, PM 2.5 हैं, वो हवा में लटके हुए हैं और उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा और ठंड के चलते वो धीरे धीरे और सेटल हुए हैं। और इसी जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक दिल्ली NCR को इस जहरीली हवा से राहत नहीं मिलेगी। यानी अगले कुछ दिन जब तक हवा तेज रफ्तार नहीं पकड़ती है तब तक आपको इस प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ेगा। लगभग पूरे दिल्ली NCR की स्थिति ऐसी है। कल रात से हवा की जो गुणवत्ता है वो बिगड़ गई है और जब तक अब मौसम इसमें मददगार नहीं होता तब तक लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। और इसी के चलते CAQM ने जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने दरअसल ग्रैब 4 लगा दिया दिल्ली में, जिसके चलते क्लास जो कक्षा 5 तक की स्कूल हैं या जो कक्षाएं चल रही हैं उनको हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। दूसरे जो एहतियात के मेजर है ग्रैब 4 के तहत उनको लागू कर दिया गया है। यानी एक बार फिर दिल्ली NCR की हवा खराब हो गई है और हम सबको अभी अगले कुछ दिनों तक इसका सामना करना पड़ सकता है। और जाहिर है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कोहरे के चलते भी स्थिति और बिगड़ सकती है। दिल्ली के इंडिया गेट पर नासिर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। और इस कड़ाके की ठंड में सुबह के वक्त कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए भी दिखे। सुनिए बढ़ते प्रदूषण को लेकर कोहरे पर लोगों का क्या कहना है।
दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में है। दिल्ली अब पोल्यूशन तो सर ये अब लाइलाज बीमारी हो गई है यहाँ दिल्ली के लिए खासकर, और हर साल का ये प्रॉब्लम है। ये तो है नहीं कि इस साल ही है, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था और अब आगे भी रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने में अब देखिए, पहले यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, मॉर्निंग वॉक बहुत लोग करते थे, अब काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया है ड्यू टू पोल्यूशन। क्योंकि इससे क्या है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो आ ही रही है लोगों में, लंग्स प्रॉब्लम आ रही हैं और आगे भी आएंगी। हाँ, हम अभी देख ही रहे हैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। अभी एक्चुअली कभी समझ में नहीं आता कि हम ये फॉग है, स्मॉग है, क्या है। और दिल्ली में इतनी सारी अभी गाड़ियाँ हो गई है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हर साल ठंड में अजीब सा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या ये पोल्यूशन है और हर साल बढ़ते जा रहा है। आई थिंक कुछ करना चाहिए हमको इस पर। और राजधानी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम है। दिसंबर महीने में चौथी बार है जब 5 डिग्री के नीचे पारा पहुंच चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल्ली में आगे भी शीतलहर जारी रह सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में सर्दी के तेवर अब और भी तल्ख होते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले यानी सोमवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिसंबर महीने में चौथी बार 5 डिग्री के नीचे तापमान गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल्ली में आगे भी शीतलहर जारी रहेगी, जिससे तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ठंड बढ़ रही है पर डे जैसे, तो आग के बिना तो रात में बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, क्योंकि ओस बढ़ रही है, फिर ऊपर से ठंड, कम्बल भी ओढ़ लो तो भी ठंड लगती रहती है, इतनी ठंड बढ़ रही है। अब तो घिनघनाहट है, 10 मिनट आग से खड़े हो जाओ इधर तो पूरा लगता है बर्फ बन गया हो बंदा। वहीं दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच एक बार फिर प्रदूषण की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है, क्योंकि बीती रात 9 बजे दिल्ली का औसतन AQI 399 दर्ज किया गया और रात 10 बजे तक ये 400 के पार चला गया, जो कि गंभीर स्तर माना जाता है। ऐसे में CPCB और CAQM ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली NCR में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया। जानकारों की माने तो अगले 2 दिनों तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहेगी, क्योंकि हवा की गति धीमी ही रहेगी। हालांकि इसमें सुधार होने की उम्मीद है। इस बीच हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए तमाम उपाय भी लागू कर दिए गए हैं, जिसमें पॉल्यूशन के हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग और सड़कों पर धूल को नियंत्रण करने के लिए पानी का छिड़काव भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में AQI 400 के पार चल रहा है। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। कल प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए CPCB और पर्यावरण मंत्रालय ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में CAQM ने पूरे दिल्ली NCR में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया। ऐसे में ग्रैप 4 लागू होने के बाद क्या पाबंदियां लगी हैं, आपको सबसे पहले वो बताते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लग गई है। सिर्फ आवश्यक सामान ले जाने वाले और CNG वाहनों पर कोई रोक नहीं रहेगी। दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG, BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड LCV वाहन यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल को छोड़कर दिल्ली में किसी भी वाहन को प्रवेश पर अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वो इमरजेंसी सेवा या आवश्यक वस्तुओं को न लेकर जाने वाला वाहन हो। दिल्ली में डीजल के मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहन को चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगी। वहीं राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन बिछाने से जुड़े निर्माण कार्य के अलावा किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध रहेगा। कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल, मिट्टी, सीमेंट, बालू के कण हवा में मिल जाते हैं। इस कारण हवा तेजी से प्रदूषित होती है। दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं।
इसके साथ साथ और भी ग्रेड 4 के तहत यहां पर पाबंदियां लागू की गई हैं। मैदानी इलाकों में और अब इस ठंड का असर जो है मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड की वजह से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में इस वक्त सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, जिसने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। क्या दिल्ली एनसीआर यूपी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास चल रहा है। हापुड़ में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच गया है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक से भी सामने आई हैं। वहां भी बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर से लेकर पश्चिम और पूर्व से लेकर दक्षिण तक कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों की रानी शिमला में इन दिनों सैलानियों की भारी भरमार है। लोग यहां सैर सपाटे के अलावा आइस स्केटिंग का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यूं तो हर साल आइस स्केटिंग के लिए जनवरी का इंतजार करना पड़ता था, मगर इस बार मौसम मेहरबान रहा। बर्फबारी जल्द होने से आइस स्केटिंग के लिए मैदान जल्दी तैयार हो गया। अब यहां आइस स्केटिंग प्रतियोगिता होगी, मगर उससे पहले दिसंबर के आखिर में कार्निवाल की रौनक दिखेगी। पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फ से पटे मैदान पर आइस स्केटिंग की ये दीवानगी देखिए। बेफिक्र होकर आइस स्केटिंग का मजा उठाते इन युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। इस बार वक्त से पहले मौसम मेहरबान हुआ तो इस आइस स्केटिंग क्लब की रौनक बढ़ गई। तभी तो बर्फबारी के दीदार के लिए शिमला पहुंचने वाले सैलानी इस रोमांच को महसूस करने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शिमला में रहने वाले बच्चों और युवाओं की भी इस क्लब में अच्छी खासी तादाद है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार हमारा सेशन जो है बहुत जल्दी शुरू हो चुका है, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा हमारे अनुकूल चल रहा है। तो बाकी जो है इस बार जो है स्केटिंग जो है जल्दी शुरू होनी, और बच्चों के स्कूल लेट बंद हुए हैं इस बार, तो थोड़ा रजिस्ट्रेशन के अंदर कमी थी। बट अब जैसे ही बंद हुए हैं स्कूल तो रजिस्ट्रेशन काफ़ी हो गई है। हमारे पास लगभग 100 से ऊपर बच्चे जो है वो रजिस्टर कर चुके हैं और साथ ही साथ अभी हो रहे हैं। यहाँ जल्द आइस स्केटिंग से जुड़े मुकाबले होंगे और युवाओं को इस खेल में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आइस स्केटिंग के मुकाबलों को करवाने के लिए बर्फबारी का होना बेहद जरूरी है। ये हमारे जो क्लब के इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारा कार्निवल है और हमारा जो जिम खाना होता है, जिसको हम स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं हमारे जितने कॉम्पिटिटिव, तो वो सब जो है कंडक्ट करेंगे। वो डिपेंडेंट ऑन वेदर जो है वो उसी तरह से रहेगा। बाकी जो कार्निवल है वो 25 से लेकर 31 के बीच में करने की कुछ कोशिश की जाएगी। साल के आखिर में यहाँ कार्निवल भी होगा, जो 25 से 31 दिसंबर तक चलेगा। और यही वो वक्त होगा जब क्रिसमस समेत नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की रानी शिमला पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे विमेंस प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी सिमरन शेख की। 22 साल की इस खिलाड़ी को गुजरात की टीम ने 1.9 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है। रविवार को 2025 सीजन के लिए बेंगलुरु में नीलामी हुई थी। मिडिल ऑर्डर बैटर सिमरन शेख लेग स्पिन भी करती हैं। सिमरन की इस कामयाबी पर हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने उनके परिवार से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग में ऑक्शन हुआ, उस ऑक्शन में सबसे हाईएस्ट जो बिडिंग प्लेयर है वो सिमरन शेख है, जो मुंबई के धारावी की रहने वाली है। 22 वर्षीय सिमरन के परिवार के साथ इस वक्त हम लोग हैं मुंबई के धारावी इलाके में। उनके घर पर आए हुए हैं। उनके पिताजी हैं जाहिद अली जी। जाहिद जी, एक तो सिमरन का नाम देश भर में हो रहा है, देख ही रहे हैं आप, लेकिन उनके शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो किसी भी महिला के लिए, लड़की के लिए क्रिकेट खेलना आसान नहीं हो सकता है। क्या लगता है चैलेंजेस उसकी सिमरन की लाइफ में रहे आपके हिसाब से? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो अपने मेहनत, अपने लगन और अपने उस पर आई, वो अपनी मेहनत पर आई। और जो है हर माँ बाप की ये दुआ होती है कि उनके बच्चे तरक्की करें, और हमारी बेटी चलो इस काबिल थी और मेहनत करके इतने ऊपर आई, वो उसकी मेहनत है। हमने सुना आप एक वायरमैन के तौर पर काम करते हैं, आपके बच्चे हैं। हर पिता को ये सोच रहती है कि करियर में क्या हो,
कि मतलब आगे क्या करें। तो सिमरन के बारे में कभी ये ख्याल आया कि जब वो 10th पास होने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर रही थी, आपको लगा कि ये लड़की क्या करेगी फ्यूचर? नहीं, देखो, जब वो पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ में क्रिकेट भी खेलती थी, तो हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि आगे चल के क्रिकेट में इतनी अच्छी खेलेगी और यहाँ तक पहुंचेगी। ये हम लोगों को ऐसा कोई वो था नहीं। लेकिन ये जब कुछ पल गुजरते चले गया और ये प्रैक्टिस वगैरह करने लगी, तो ये होप हुआ कि हाँ, तो एक दिन आई अपने मम्मी से कहने लगी, मम्मी मुझे किट के लिए पैसे चाहिए, मुझे किट लाना है। तो फिर मम्मी ने उनको किट दिलाए। फिर वहां से उनका थोड़ा हौसला बढ़ा और वो वहां से फिर अपना मेहनत करना चालू किया और आज ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुंचाया। मम्मी भी है अख्तरी बानो से, आप उनसे बात करेंगे। किट के लिए कितने पैसे मांगे थे, वो पैसे कैसे आपने अरेंज किए? जी, अपने खर्चे से निकाल के दिए। 4,000 लगा था हम लोग को वहाँ देने में, मगर हम लोग अपने खर्चे में से निकाल के उसका शौक पूरा किए। वैसे तो धारावी में अलग अलग टैलेंट है ही, लेकिन लड़के सामने आते हैं अक्सर। तो जब बचपन में खेलती थी या किसी लड़की को क्रिकेट खेलते देखते थे, तो लोग आपके दोस्त या धारावी में रहने वाले पड़ोसी क्या कहते थे? नहीं, देखिए, जब वो पहले यहाँ पे जब खेलती थी छोटी सी, तो लोग बहुत हट करते थे, बहुत डांटते थे कि लड़कियों की, और आके हम लोग से भी कहते थे तुम लोग लड़कियों को खिलाते हो और आप लोग को मना करना चाहिए। तो लेकिन हम लोग ने कभी ऐसा बच्चों को इतना वो नहीं किया, सख्ती नहीं किया। हम लोगों ने बच्चे लोग हैं, क्या है, खेलने दो। खेलते खेलते आज उन्हीं लोग जो डांटते, आज अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं, जो डांटते थे पहले कि आज लड़की इतनी ऊपर आ गई है, आज वो खुद ही मिलने के लिए वो रहते हैं, आके गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जो डांटते थे पहला, उनको भी ये चीज का इल्म नहीं था कि ये लड़की आगे चल के इतने ऊपर चली जाएगी। जी, नायाब भी है जो भाई हैं। अब जब सिस्टर आपकी इतना अच्छा करे परफॉर्म में, तो बहुत प्रेशर रहता है। अभी क्या सोच रहे हैं आप आगे? ये सोच रहे कि और अच्छा खेले, परफॉर्मेंस। प्रेशर तो रहेगा ही उसको भी, अब इतना बिग अमाउंट पे वो बिकी तो प्रेशर ऑब्वियसली रहेगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेगी, हम लोग उम्मीद है उसके ऊपर। अपने मेहनत से इतना आगे आई है, इंशाल्लाह और मेहनत करेगी, इंशाल्लाह इंडिया के लिए खेलेगी इंटरनेशनल। उसको हम लोग होप है कि ब्लू जर्सी में देखना है उसको। आप कह सकते हैं कि सिमरन का परिवार है जो कि खुश भी है जब से न्यूज आई है, और ये उम्मीद भी है कि सिमरन एज अ प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे WPL में, उसके साथ साथ आगे जाकर इंडियन टीम के लिए भी एक दिन खेले। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई। आपको आस्था की हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की है। प्रयाग नगरी में कुंभ के रंग बिखरने लगे हैं। हर दिन देश के कोने से साधु संत यहां पहुंच रहे हैं और पूरी संगम नगरी इस वक्त अद्भुत नजर आ रही है। इस नगरी की खूबसूरती कुछ दिनों में और बढ़ जाएगी जब शाही स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम की है, जहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद अब तक 3 साल में 19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने और दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। कॉरिडोर बनने के बाद से यहां दर्शन में भी श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा हो रही है। और अब तीसरी तस्वीर देखिए राजस्थान की, जहां हनुमान मंदिर में पिछले 29 साल से रामायण का पाठ चल रहा है। इस मंदिर के भी दर्शन आपको हम कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कुंभ नगरी में। संगम नगरी जो इन दिनों एक नए स्वरूप, नए अंदाज और नए रंग में नजर आ रही है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होना है, लेकिन संतों के पहुंचने से इस पावन धरती पर अभी से आस्था की बयार बह रही है। नया अखाड़ा हर दिन प्रयाग नगरी पहुंच रहा है। नजारा ऐसा कि हर तरफ साधु संत देखने के लिए मिल रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद यहाँ की छटा एकदम निराली होगी। इस बीच आपको कुछ ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जो अपनी अनूठी प्रतिज्ञा के साथ कुंभ नगरी पहुंचे। अब तक कई साधु सन्यासी संगम की रेती पर धूनी रमाने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है रुद्राक्ष बाबा, जिन्हें एनवायरमेंट बाबा भी कहते हैं। संत अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र में हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं, हाथ में सोने के कड़े, बाजूबंद पहनते हैं और चांदी का एक धर्म दंड भी हाथ में रखते हैं। ऐसी ही अनोखी प्रतिज्ञा और अनोखे स्वरूप के साथ साधु संत कुंभ नगरी में पहुंचे। देखिए साधु संतों की अनूठी प्रतिज्ञा पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
महाकुंभ शुरू होने की शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, साधु संतों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में सिर पर रुद्राक्ष की मालाओं से बना मुकुट धारण किए हुए ये हैं गीतानंद गिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा, जो धुनी रमाने के लिए संगम के पवित्र तट पर पहुंच चुके हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा ने बताया कि साल 2019 के अर्ध कुंभ में उन्होंने सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए रुद्राक्ष वाला मुकुट पहनकर हठ योग शुरू किया था। अपने संकल्प सिद्धि के लिए ही वो सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला ये मुकुट पहनते हैं, जिस वजह से वो इन दिनों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शंकर भगवान को रुद्राक्ष जो है बहुत प्यारे हैं। 11वां इसका विवरण दे रखा है शिव महापुराण में कि 11वां जो रुद्र है वो रुद्राक्ष का शंकर भगवान का प्यारा है। मेरा 12 साल की तपस्या है, डेली के 12 घंटे और 12 साल की तपस्या है। आज मेरे को इलाहाबाद अर्ध कुंभ से मैंने स्टार्ट करी थी और इलाहाबाद आने वाले अर्ध कुंभ में पूर्ण होगी। आज मेरे को 6 साल हो गए। गीतानंद महाराज ही नहीं बल्कि महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज भी अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं, हाथ में सोने के कड़े और बाजूबंद पहनते हैं और चांदी का एक धर्मदंड भी हाथ में रखते हैं। कहा जाता है कुंभ की शान अखाड़े होते हैं और अखाड़ों में अब महामंडलेश्वर भी आने लगे हैं, लेकिन कुछ महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे। खासकर इन्वायरमेंट बाबा भी इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज को एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। अरुण गिरी महाराज का दावा है कि वो और उनके अनुयायी अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने 2025 के इस महाकुंभ के दौरान भी 51,000 फलदार पौधे बांटने का संकल्प लिया है। 2010 से अभियान चला, करोड़ों पेड़ों से वृक्षों से ज्यादा अब तक हमारे अनुयायी लोगों ने लगाया देश भर में। महाराज जी, कुंभ को लेकर के आपने क्या प्लान किया हुआ है? 51,000 फलदार वृक्ष भक्तों को प्रसाद के रूप में यहाँ भेंट किया जाएगा, ऐसा मेरा संकल्प है। अब मैं प्रकृति की रक्षा करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, यज्ञ करता हूँ और वृक्षारोपण करता हूँ, कराता हूँ, तो लोग पुकारने लगे, उसी नाम से जाने लगे हम। बड़ी बात ये कि इस बार के महाकुंभ को प्रशासन भी प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दे रहा है और एनवायरमेंट बाबा भी अपने संकल्प के जरिए लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे। यानी आस्था के इस महामेले में लोगों को न सिर्फ धर्म और अध्यात्म के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का मंत्र भी मिलेगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुंभ नगरी में लगातार साधुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब आपको बैंड बाजे के साथ साधुओं का स्वागत दिखाते हैं। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा को पश्चिम पंगत के नए मुखिया मिल गए। हरिहर उदासीन अखाड़ा के महंत रामनवमी दास को पश्चिम पंगत का मुखिया चुना गया है, जिनकी ताजपोशी के लिए बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे और उन्हें अखाड़े की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सब लोग एक करके आएंगे और बड़े देखिए, बाबा विश्वनाथ के धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद अब तक 3 वर्ष में 19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं। कॉरिडोर बनने के बाद से यहां दर्शन में भी श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा मिल रही है। देखिए, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, जो आस्था का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना है। कॉरिडोर निर्माण के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता
और बढ़ गई है, जिसके चलते बाबा का आशीर्वाद पाने की अभिलाषा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कहीं ज्यादा हो गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के इस दरबार में दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। सुविधापूर्ण दर्शन के साथ ही बाबा की पूजा अर्चना और यहाँ होने वाली आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त होने पर श्रद्धालुओं की खुशी चेहरे पर साफ झलकती है। दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही, मतलब एकदम पीसफुल वाली फीलिंग है। यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्राउड रहता है, बट वंस यू आर इन तो सब कुछ सही। अभी ये जो कॉरिडोर बना है ना, वो बहुत अच्छा है और ऑर्गेनाइज्ड भी चल रहा है। अभी क्यू और दर्शन का सब अच्छे से लिखा हुआ है, क्या क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सब लिखा हुआ है और सब गाइड भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। वाराणसी और आसपास के लोगों के अलावा यहाँ दूसरी जगहों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जगह जगह धाम में LED टीवी भी लगे हैं, जिसके माध्यम से लाइव दर्शन के साथ ही सनातन धर्म से संबंधित विशिष्ट संदेशों का प्रसारण भी किया जा सके। हाँ, यहाँ आने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे काशी विश्वनाथ का दरबार है, कॉरिडोर वगैरह भी बहुत अच्छा बन गया है और यहाँ भीड़ लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है बनारस में पहले के अपेक्षा। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और हम लोग यहाँ के कॉरिडोर, गंगा घाट सब लोग घूमे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगा है और पहले से तो बहुत कुछ मतलब चेंज हो गया है, बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से वाराणसी में व्यापार भी खूब फल फूल रहा है। साथ ही मंदिर प्रशासन की तरफ से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। धाम के द्वारा चलाई जा रही, संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसमें संस्कृत के छात्रों को भोजन देना, वस्त्र देना, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराना, अस्पतालों में, BHU में, जिला अस्पताल में और कैंसर अस्पताल में यहाँ से भोजन भी भेजा जा रहा है तीमारदारों के लिए और मरीजों के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारा जो सामाजिक कल्याण के जो प्रकल्प हैं और सनातन धर्म को पुष्ट करने वाले प्रकल्प हैं। उदाहरण के लिए यहाँ के लोक कलाकारों को और सनातन कलाकारों को लगातार यहाँ संवर्धन दिया जा रहा है। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ के इस दरबार में श्रद्धालुओं को और अच्छी सुविधा देने पर भी मंदिर प्रशासन काम कर रहा है। भविष्य में भी हमारी योजनाएं इनको और ज्यादा स्केल अप करने की है। अभी जैसे हर वर्ष गर्मी में हमको यहाँ पर आप जर्मन हैंगर देखते हैं लगाना पड़ता है, तो इसको इस बार टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाकर पूरे धाम को कवर कर दिया जाएगा, जिससे बार बार की कवायद से बचा जा सकेगा और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधा दे पाएंगे। काशी पाप नाशी नगरी भी कहलाती है और बाबा विश्वनाथ की महिमा तो निराली है ही। मान्यता है कि यहाँ जिसकी मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इन सब के चलते लोगों की आस्था बहुत ही गहरी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस का इंतजार, खुशियां अपार। दुनिया के अलग अलग इलाकों में अपने अपने तरीके से लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेरिस की तैयारी कुछ अलग है। फ्रांस की राजधानी में क्रिसमस के अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर आइस रिंक का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही लोग इस आइस रिंक में एंजॉय करने के लिए पहुंचने लगे हैं। यहाँ के नजारे को भी बिल्कुल प्राकृतिक बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि तारों के बीच इंसान स्केटिंग का मजा ले रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां बड़ी संख्या में लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके लूसिया दिन मनाया गया, जिसका मकसद अंधेरे को दूर करना है। इसे मनाने के लिए कई तैराक एक साथ राजधानी स्कॉटहोम के एक स्विमिंग पूल में उतरे और उन्होंने कैंडल्स जलाकर पानी में जुलूस निकाला। कई फॉर्मेशन के साथ सबने यहाँ पर 3री सेंचुरी के अपने संत लूसिया को याद किया। परंपरा के तहत यहाँ पर कुछ तैराकों ने विशेष तरह के कोरियोग्राफी करके शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसकी काफी तारीफ भी की गई। यही नहीं, कलाकारों ने इस खास परफॉर्मेंस को एंजॉय भी किया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक म्यूजियम ने केक प्रतियोगिता का आयोजन किया। कम बैक थीम पर आयोजित इस प्रतियोगिता में कई बेकर्स ने हिस्सा लिया। तरह तरह के ढेर सारे आकर्षक केक देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध दिखे।
1990 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी और अब तक इसे 32 बार आयोजित किया जा चुका है। मैक्सिको सिटी में सेंटा रेस का आयोजन किया गया, जिसमें सेंटा की ड्रेस पहने हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और युवा शामिल थे। इस रेस में कई लोगों ने अलग तरह के पोशाक भी दिखे, जिसके साथ लोग सेल्फी लेते नजर आए। लोगों को एक साथ लाने के उद्देश्य से क्रिसमस की परंपरा को निभाने के लिए 2018 में इस सेंटा रन की शुरुआत की गई थी। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। यहां पर रन सेंटा क्लॉज मैराथन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी प्रतियोगियों ने सेंटा का ड्रेस पहना हुआ था। इसका आयोजन चैरिटी के लिए हर साल किया जाता है। मैराथन पूरी होने के बाद यहां सभी प्रतियोगियों का मेडल्स के जरिए उत्साहवर्धन किया गया। और अब देखिए स्पेन के बार्सिलोना का नजारा। यहां क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह है। बार्सिलोना शहर सेंटा से पता नजर आया है। यहां क्रिसमस की इस परंपरा को निभाने के लिए सेंटा की पोशाक में काफी लोग मोटर बाइक परेड लेकर सड़कों पर निकले। इन बाइकर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी लोग यहां जमा थे। और इसी तरह क्रिसमस पर जगमगा रहा है सिडनी। क्रिसमस के मौके पर लोगों ने माउंट अन्नान इलाके में अपने घरों को रंग बिरंगी लाइटों से रोशन कर दिया है। घर को क्रिसमस थीम से सजाने के बाद लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां फोटोज क्लिक कर रहे हैं ताकि ये क्रिसमस स्मृतियों में कैद हो जाए। देखने वाले लोग कह रहे हैं कि इस बार की सजावट पिछले सालों की तुलना में कई गुना बेहतर लग रही है। और अब बात उन वीडियोस की जिन्होंने इंस्टाग्राम की दुनिया में तहलका मचा रखा है। ये वीडियो न केवल वायरल है बल्कि जबरदस्त हिट भी है। आइए आपको मिलाते हैं चीन के एक ऐसे ब्लॉगर से जिसने तलवारबाजी के ऐसे हैरत अंगेज वीडियो बनाए जो किसी मार्शल आर्ट फिल्म के दृश्य से कम नहीं है। पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट के हिमायती इस ब्लॉगर का तलवारबाजी के लिए दीवानगी को अब दुनिया सलाम कर रही है। तलवारबाज के इशारे पर नाचती तलवार, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें किसी मार्शल आर्ट फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि हकीकत है। इन तस्वीरों में तलवारबाजी के लिए एक दीवानगी है जिसमें कड़ी मेहनत और आधुनिक टेक्नोलॉजी का संगम है। फैन शीशन एक ब्लॉगर है जिन्हें चीन मार्शल आर्ट से बेहद लगाव है। तलवारबाजी का जुनून उन पर इस कदर हावी है कि 7000 तलवारों के साथ कुछ सेकंड का हैरत अंगेज वीडियो बनाने के लिए उन्होंने 100 से ज्यादा बार प्रयास किया। दिन रात एक कर देने के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देख आंखें खुली की खुली रह। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। पूर्वी चीन के जेजियांग प्रांत की वैनझाओ सिटी के भीड़भाड़ वाले इलाके में अब एक ऐसा रोबोट सिक्योरिटी गार्ड पुलिस ऑफिसर्स के साथ गश्त कर रहा है जो न सिर्फ मैदान बल्कि पानी में सुरक्षा गतिविधियों का अंजाम दे सकता है। वो क्रिमिनल्स को ट्रैक कर सकता है, पिक कैप्चर कर सकता है और उनसे लड़ सकता है। ये गोलाकार रोबोट कैमरा और फ्लैश लाइट से युक्त है। यहाँ की सड़कों पर यह घूमता ये रोबोट अपने आकार की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चीन का ये नया रोबोट पुलिस रोबोट उन हिस्सों में भी जाने की क्षमता रखता है जहां पेट्रोलिंग के पारंपरिक उपकरण नहीं जा सकते।